हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है इसके अंदर हम डील करेंगे कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस सेक्शन 304A इंडियन पीनल कोड 1860 का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बेशक ये हमारा 2 लाइनों के अंदर है, लेकिन हमें इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि इसी की डिटेलिंग समझ के हमें आगे की जो आईपीसी है, जो नेग्लिजेंट एक्ट की आईपीसी है, वो हमें समझ आएगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसे समझने के लिए ये जानना होगा कि ये सेक्शन बेसिकली बात क्या करता है। ये सेक्शन हमें इस बात से क्लियर करता है कि जब कोई पर्सन की डेथ विदाउट इंटेंशन, मोटिव और नॉलेज, इन तीनों से हटकर अगर होगी तो वो एक रैश एंड नेग्लिजेंट आएगा। तो वो रैश एंड नेग्लिजेंट लाई कहाँ पर करेगा? वो करेगा सेक्शन 304A के अंदर। 304A के अंदर आने के लिए उस एक्ट को रैश होना पड़ेगा या नेग्लिजेंट होना पड़ेगा। तो देखिए, रैश एंड नेग्लिजेंट की जब मैं बात करता हूं तो ये जो टॉपिक है ये हमारा बेसिक आईपीसी के अंदर नहीं था। ये हमारा कब इंसर्ट हुआ? 1870 के अंदर ये हमारा ऐड हुआ। और अब इसके अंदर बात करते हुए रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, जब हम बात करते हैं रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की, ये हमारा हर्ट करता है, बेसिकली हर्टिंग ही है। जब आप किसी को हर्ट करते हैं, वो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से होती है हर्ट, तो वो एक ऑफेंस बन जाता है। तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट बाय हर्ट के 2 एस्पेक्ट्स निकलते हैं। सबसे पहला कि वो एस्पेक्ट जहां पर हर्ट नहीं हुआ, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट हुआ लेकिन हर्ट नहीं हुआ। दूसरा एस्पेक्ट क्या निकलता है कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट हुआ और वहां पर हर्ट कॉज हो गया। जहां पर वो हर्ट कॉज हो गया वहां से 3 पॉइंट्स निकलते हैं। सबसे पहला निकलता है हर्ट का, दूसरा पॉइंट निकलता है ग्रीवियस हर्ट का, और तीसरा पॉइंट जो हमारा है, थर्ड पॉइंट, वो निकलता है कॉजिंग डेथ का, जो कि हमारा है सेक्शन 304A। 304A जो सेक्शन है ये हमें बेरेट रीड करेंगे एक बार, फिर उसके बाद मैं आपको इसका वर्ड बाय वर्ड इसको समझाऊंगा। देखिए, इसका जो नोट है, हेडिंग है, वो बोलती है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसकी डेफिनेशन जो है वो बोलते हैं whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act done rash or negligent act not amounting to culpable homicide। not amounting to culpable homicide जो ऑफेंस होगा वो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट होगा और 304A के अंदर वो लाई करेगा। यहां पर जो मेजर वर्ड यूज्ड है वो है रैश और नेग्लिजेंट। इसको अंडरलाइन कर ले आप, रैश और नेग्लिजेंट है, रैश एंड नेग्लिजेंट नहीं है। देखिए, सबसे पहले रैश और नेग्लिजेंट, इन दोनों को समझ लेते हैं। ये दोनों क्या कहते हैं? रैश का मतलब क्या हुआ? रैश का मतलब है कि जो आपको एक्ट करना चाहिए था और आपने नहीं किया। रैश का मतलब क्या हुआ? जो आपको एक्ट करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। और नेग्लिजेंट का मतलब क्या है? नेग्लिजेंट का मतलब ये है कि जो आपने एक्ट कर दिया, लॉ कहता है कि वो आपको नहीं करना चाहिए था, तो वो हुआ एक नेग्लिजेंट एक्ट। आई होप कि आपको इन दोनों का एक बेसिक मतलब जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि जो ये वर्ड यूज्ड है और, रैश और नेग्लिजेंट, बेरेट के अंदर यहाँ पर यूज किया है और, एंड नहीं यूज किया। क्यों? इसके लिए मेरे पास एक केस है, नोट कीजिएगा। बालाचंद्रपाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1968 का है, सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ कि 2 फ्रेंड्स थे, वो कार के अंदर ड्राइव कर रहे थे। एक फ्रेंड कार ड्राइव कर रहा था और वो बातें करते हुए जा रहे थे। स्लो स्पीड पर थी उनकी कार, लेकिन क्या हुआ, एकदम से कोई ओल्ड एज पर्सन उनकी कार के सामने आया और कार के नीचे आकर उसकी डेथ हो गई। तो उन पर केस हुआ। तो उन्होंने ये प्ली ली कि हम वहां पर रैश नहीं थे, रैश एंड नेग्लिजेंट हमारा एक्ट नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको यहां पर क्लियर किया बहुत ही इजी वर्ड्स में कि जो आपका एक्ट था, हम मानते हैं कि आप स्लो स्पीड पर थे, लेकिन आपने एक नेग्लिजेंस कर दिया। वो क्या था कि वो 2 जो फ्रेंड्स थे वो आपस में बात करते हुए जा रहे थे। यहां उन्होंने एक नेग्लिजेंस कर दी कि जो आपस में, वो सामने नहीं देख रहा था, जो ड्राइव कर रहा था, वो आपस में बात कर रहे थे। तो यहां से उनका नेग्लिजेंट एक्ट हो गया। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मैगजीम यूज करी, वो क्या थी? रेस इप्सा लिक्विटर की मैगजीम यूज करी, जो कि ये बोलती है कि जो आपने एक्ट किया है वो इटसेल्फ बोलता है कि आप वहां पर नेग्लिजेंट थे। तो वहां पर उन्हें कन्विक्ट कर दिया गया। और जो ये मैंने आपको मैगजीम बताई है रेस इप्सा लिक्विटर की, इसके लिए भी मेरे पास एक केस है, ठाकुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, 2003 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ कि एक बस जो थी वो कैनाल में गिर गई, खाई में गिर गई।
खाई में गिरने से क्या हुआ कि जो उसके अंदर 41 पैसेंजर्स थे उन सभी की डेथ हो गई। उन 41 पैसेंजर्स की डेथ हो गई, लेकिन जो उस बस का ड्राइवर था वो बच गया। उस पर केस हुआ कि उसका वहां पर रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था। तो बस ड्राइवर ये प्ली लेता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो ये प्रूफ कर दे कि मैं वहां पर रैश और नेग्लिजेंट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्लियरली वो मैगजीम कोट करी और वो मैगजीम लगाकर ये हेल्ड किया कि वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस बात को प्रूव करेंगे कि आप वहां पर रैश और नेग्लिजेंट नहीं थे। तो यहां से उस बस ड्राइवर को सेक्शन 304A के अंदर लायबल किया गया। अब नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। इसके अंदर जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है एनी पर्सन। पर्सन वर्ड यूज्ड है। पर्सन से हमारा क्या मतलब है? पर्सन का मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है वो लिविंग पर्सन हो। हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या समझते हैं पर्सन से? आप, मैं, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई लेडीज, ये हम समझते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो भी क्या पर्सन के अंदर इंक्लूड होगा? उसके लिए मेरे पास एक केस है, ब्लिथ वर्सेस बर्मिंघम वाटर मार्क कंपनी। इंग्लिश लॉ का केस है मेरे पास ये 1886 का। इस केस के अंदर क्या हुआ कि एक पर्सन ने क्रुएलिटी की वुमेन पर, और उस वुमेन की क्रुएलिटी नहीं करी, सॉरी, एक नॉर्मल केस है, एक वुमेन की डेथ हो गई। वुमेन की डेथ होने से उसके अंदर का जो चाइल्ड था उसकी भी वहां पर डेथ हो गई। तो वहां पर जिस पर्सन ने, जिस एक्यूज ने उस वुमेन की डेथ कॉज की थी, तो उस पर्सन को वहां पर उस वुमेन की डेथ के साथ साथ उस बच्चे की डेथ के लिए भी लायबल किया गया, क्योंकि वहां पर उस चाइल्ड को भी वहां पर एक पर्सन की कंसिडरेशन दी गई है। तो यहां से ये क्लियर होता है इस केस से कि एक अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो भी एक पर्सन की कैटेगरी के अंदर आएगा। एक और केस है मेरे पास, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कंज्यूमर फॉरम का है ये। वो क्या है? काटा मोहन मोटेचा वर्सेस ब्रांच मैनेजर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, महाराष्ट्र का है ये, 2007 का। इसमें क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट के अंदर एक वुमेन की डेथ हो गई और वो वुमेन जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने कंज्यूमर फॉरम के अंदर उस बच्चे की कंपनसेशन के लिए भी वो एक क्लेम डाला गया। तो वहां पर कंज्यूमर फॉरम ने एक लॉ कोट किया जो कि कहां का था? एक अमेरिकन लॉ था। कौन सा लॉ है वो नोट कर लें आप, अनबॉर्न विक्टिम ऑफ वायलेंस एक्ट 2004 का। ये उन्होंने लॉ कोट किया, अमेरिकन लॉ। और वहां पर कंज्यूमर फॉरम ने ये क्लियर किया कि इस लॉ के अंदर ये क्लियर किया गया है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो भी एक पर्सन की कैटेगरी में आता है। लेकिन वो एक अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो कौन सा होगा, उसके लिए ये क्लियर किया गया है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो एडवांस स्टेज का होना चाहिए। एडवांस स्टेज कौन सी होती है? एडवांस स्टेज वो होती है जब वुमेन की प्रेगनेंसी 7 मंथ से लेकर 9 मंथ्स के बिटवीन में हो, वो एक एडवांस स्टेज होती है। तो उस कैटेगरी के अंदर अगर उस पीरियड के अंदर कोई चाइल्ड है, उस पीरियड के अंदर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है 7 मंथ से लेकर 9 मंथ में, तो उस जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके चाइल्ड को भी, उसके बच्चे को भी, अनबॉर्न चाइल्ड को भी यहाँ पर पर्सन की कैटेगरी दी गई है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, जो कि ये महाराष्ट्र वाली है कंज्यूमर फॉरम की। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही हेल्प किया कि जो महाराष्ट्र कंज्यूमर फॉरम ने जो डिसीजन दिया है वो एक वैलिड डिसीजन है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है एक कि जो नेग्लिजेंट एक्ट है उसे आप डिटरमाइन कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन कैसे होगी नेग्लिजेंट एक्ट की। देखिए उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, वो आप नोट कर ले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जुडिशरी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस है कुर्बान हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है। देखिए इस केस में क्या हेड हुआ, ये केस क्या था, एक पेंट की फैक्ट्री थी। वहां पर क्या हुआ कि एक वो गलती से जो पेंट के बैरल थे वो ओपन छोड़ गए। तो ओपन छोड़ने से क्या हुआ, जो उसके अंदर का कैरोसिन था वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने से वो वहां पर जो हॉल था कंप्लीट, उसके अंदर वो इवेपोरेशन गैदर हो गई। तो वहां पर एक पर्सन आता है स्विच ऑन करने के लिए। वो देखता है कि अंधेरा था उस कमरे में, तो स्विच ऑन करने के लिए वो लाइट स्विच देखता है, तो वहां पर रोशनी नहीं होती। तो वो क्या करता है, एक मैच स्टिक फायर करता है। वो जैसे ही वो एक मैच स्टिक फायर करता है तो वो एकदम वहां पर आग लग जाती है। उस फायर से वहां पर एक पर्सन की डेथ हो गई फायर लगने की वजह से। तो वहां पर देखिए कौन हेल्ड होगा, एक आप खुद से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि जिस पर्सन ने वो पेंट ओपन छोड़ा है, जिस कंपनी है, वो लायबल होगी। लेकिन यहां पर एक अलग जजमेंट आई। वो क्या थी कि जो पर्सन है जिसने मैच स्टिक फायर की है
वो उस केस के अंदर हेल्ड लायबल हुआ कि उसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हुई है। तो ये आपको बहुत ही एक अजीब बात लग रही होगी, लेकिन आप एक बेयर एक्ट की लैंग्वेज रीड करें एक बार। बेयर एक्ट बोलता है हु एवर कॉजेज द डेथ ऑफ एनी पर्सन, हु एवर कॉजेज, किसने डेथ कॉज करी है, उस पर्सन ने जिसने वो मैस्टिक फायर करी, उसे वहां पर प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन रखना चाहिए था कि अगर मैं यहां पर मैस्टिक फायर करूंगा तो यहां पेंट है, यहां केरोसिन हो सकता है, कोई और सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, तो वहां पर वो जो पर्सन है जिसने मैस्टिक फायर की थी वो 304A के अंदर हेल्ड लायबल किया गया। तो इसके अंदर एक केस, कमेंट के अंदर भी केस है एक, वो एक अलग बात करता है। कमेंट के अंदर जो केस है वो केस है एसएन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 1972 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केस है। देखिए यहां हमने बात तो कर दी कि भाई जिस पर्सन ने एक्ट किया है वो लायबल होगा, लेकिन इस केस के अंदर क्या हुआ कि एक बस थी, बस के ड्राइवर ने बस को रन कर दिया, बस रन कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि जो गेट ओपन था उससे एक पर्सन की डेथ हो गई। तो वो बस का जो डोर था वो ओपन रह गया और उस ओपन रहने की वजह से एक पर्सन की डेथ हुई, तो वहां पर जो कंडक्टर है बस का वो लायबल हुआ। देखिए क्यों? क्योंकि बस का जो ड्राइवर है उसकी ड्यूटी नहीं बनती है कि वो सारी चीजें चेक करे, वो किसकी ड्यूटी बनती है? कंडक्टर की। कंडक्टर जो है वो गेट पर रहता है, वो बस को सारा चेक करता है, ना कि ड्राइवर। ड्राइवर अपना बस चलाता है, कंडक्टर उसे गाइड करता है। तो यहां पर इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ कि जो कंडक्टर है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी गलती की वजह से जो है एक पर्सन की डेथ हुई है, और जो कंडक्टर था वो 304A के अंदर लायबल हुआ, ना कि ड्राइवर। आई होप कि जो मैंने आपको ये दो कन्वर्टेशन बताई हैं, दो एक सेपरेट पार्ट्स बताए हैं, ये आपको यहां पर क्लियर हुए होंगे। अब नेग्लिजेंट की बात करते करते एक क्वेश्चन आता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस जो है उसके लिए भी आपको एक बहुत ही अच्छा डिटेल टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, जो कि आपको समझना चाहिए। मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको। देखिए पहला पॉइंट क्या है, वो ये है कि जो डॉक्टर है उसने प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन नहीं ली ऑपरेशन करते टाइम या ट्रीटमेंट करते टाइम, उससे पर्सन की डेथ हो गई। दूसरा पॉइंट ये है कि जब वो डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट करता है तो उसके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं उस ट्रीटमेंट को करने के लिए। तो अगर उसने कोई पहला ऑप्शन ले लिया, दूसरा तीसरा छोड़ दिया और उस पहला ऑप्शन लेने की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? ये दो एस्पेक्ट्स हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि जो डॉक्टर है उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट करते टाइम क्वेश्चन नहीं लिया। उसके लिए एक लैंडमार्क केसेस है मेरे पास कुछ, वो आप नोट करें। वो है सुरेश गुप्ता वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2004 सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा केस डॉक्टर जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005 सुप्रीम कोर्ट का। देखिए ये जो दोनों केस हैं ये लैंडमार्क केस हैं। इनके अंदर बेसिकली क्या हेल्ड हुआ कि जो गुड फेथ के अंदर डॉक्टर काम करता है, गुड फेथ का मतलब कि नया नवेला डॉक्टर है, वो हार्ट का ऑपरेशन करने चला गया, तो वहां पर क्या होगा कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस हैं मेरी जिनके अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं ये सारी बातें। अगर आपने नहीं सुनी है तो प्लीज उन्हें रेफर कर सकते हैं, आईपीसी के प्लेलिस्ट में चले जाए, उसके अंदर आप जाके सारी बातें ये देख सकते हैं। देखिए अगर डॉक्टर कोई नया नवेला डॉक्टर है और वो कोई ऑपरेशन करने जाता है तो उसे वहां पर एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे प्रॉपर क्वेश्चन लेना है, ना कि ये चीज जरूरी नहीं है कि उसके पास एक डिग्री हो। एक डिग्री होना एक वैलिड नहीं है उसके पास डिफेंस, उसके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस और प्रॉपर नॉलेज और सारा कुछ उसके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है। तो यहां से अगर डॉक्टर कोई नया नवेला हार्ट ऑपरेशन करता है और उससे किसी पर्सन की डेथ हो गई तो वहां पर जो डॉक्टर है वो लायबल होगा। अब दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, वो ये कि अगर डॉक्टर के पास 2-3 ऑप्शन हैं ऑपरेशन करने के और अगर वो एक फर्स्ट ऑप्शन अपना लेता है और उस ऑप्शन को अपनाने से वो एक पेशेंट की डेथ कॉज कर देता है, लेकिन अगर वो बाय चांस अगर दूसरा या थर्ड ऑप्शन लेता तो शायद वो बच जाता, तो यहां पे जो डॉक्टर है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसे जो उस टाइम बेस्ट लगा वो उसने वहां पर स्टेप ले लिया और उस एक्ट करने से अगर उसकी डेथ हो गई तो वहां पर डॉक्टर हेल्ड लायबल नहीं होगा। उसके लिए मेरे पास एक केस है डॉक्टर जैकब मैथ्यू वर्सेस पंजाब का 2005 सुप्रीम कोर्ट का, जो मैंने आपको नोट करवाया है। तो यहां पर यही हेल्ड हुआ था कि जो डॉक्टर है वो लायबल नहीं होगा कि अगर उसने एक एरर ऑफ जजमेंट हो गया कि क्या कि पहला अगर ऑपरेशन वो कर देता तो वो
ठीक हो जाता, उसने दूसरा ऑप्शन ले लिया कि वो मेडिसिन देगा। नहीं, आप ऐसे हेल्ड लायबल उसे डॉक्टर को नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर को उस टाइम जो वो है ट्रीटमेंट करना ठीक लगा। अब एक अगली बात आती है मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर, कि अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर है, उसने अगर कोई नेग्लिजेंट कर दी तो क्या स्टेट भी उस बात के लिए लायबल होगा? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकलता है। देखिए, इसके लिए मेरे पास एक केस है अछूत राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ, एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर था, उसने एक पेशेंट के अंदर टॉवल छोड़ दिया, टॉवल रह गया और उससे उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो जो उस डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट की वजह से, उस डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से जो पेशेंट की डेथ हुई है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड लायबल किया कि जो स्टेट है वो उस बात के लिए लायबल है, क्योंकि जो स्टेट है उसी ने ही उस डॉक्टर को अपॉइंट किया है, और वहां से जो स्टेट है वो लायबल है उसे कंपनसेट करने के लिए, और जो डॉक्टर है उसे वहां पर पनिशमेंट दी जाएगी। तो आई होप कि गाइस आपको यहां से सेक्शन 304A है ये कंप्लीटली आपको समझ आ गया होगा। तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट केस लॉस बताए हैं, वो आपने नोट कर लिए होंगे। नहीं नोट किए हैं तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और सारे केसेस पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको बहुत ही आसानी से बताए हैं, और वो नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइज यही था आज का हमारा टॉपिक। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।